अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में कुछ नया, कुछ मुनफरिद और कुछ वो चीज़ें जानते हैं जो कि हमारे आस पास इतराफ़ में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए और साथ साथ इस्तेमाल के उसकी अफादियत क्या है। अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो उससे क्या मुश्किल हो सकती है, उसी के अंदर किस चीज़ की कमी या ज़्यादती की जाए तो हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। शुगर है तो किन किन चीज़ों को तर्क करेंगे, या शुगर के मरीज़ों को अगर ये कोई बीमारी ऐसी लाहक हो गई है तो वो कौन सा ऐसा माजून इस्तेमाल करेंगे या कौन सी ऐसा सफ़ू बनाकर इस्तेमाल करेंगे कि जिससे उनकी शुगर को भी इफ़ेक्ट नहीं होगा और उनकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों का सिर्फ एक वाहिद ही नाम है जो कि मुश्किल को हल कर सकते हैं, और उनका नाम है हकीम फरहान तारिकी साहब, जिनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें बहुत सारे सवालात के हमें जवाब चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल जनाब हकीम साहब को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले तो चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ता है, लोगों से ताल्लुक़ बढ़ता है आपका, इसी तरीके से आपके सवालात भी बढ़ते चले जाते हैं। तो जितने लोग भी वबा की वजह से, क्योंकि कराची का भी मौसम अब चेंज हो रहा है, कभी सर्दी, अच्छा कराची का मौसम सस्टेन नहीं करता, सर्दी तो अगले दिन भी गर्मी हो जाती है। तो ऐसे मौसम में एक छोटी सी आप कोई एहतियात बता दें जिससे अगर सर्दी में गर्मी हो जाती है या फ़ौरन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो लोग किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज़ से। ये दोनों फैक्टर्स होते हैं, या तो आफ्टर सनसेट या फिर अर्ली मॉर्निंग में। तो इन दो वक्तों में, इन दो औकात में आपको अपनी नाक, कान, आँखें, इसको और मुंह को यानी हलक को महफूज रखना है। मिसाल के तौर पर अब आप अगर शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे घर के लिए अपने ऑफिस से निकलते हैं तो आप अपने चेहरे को मास्क के ज़रिए ढांपें। कान के लिए वो एक आता है, ठीक है ना, कंटोप टाइप का जो होता है ना, तो उसको आप लगाइए ताकि आपके कान महफूज रह सकें, हवा ना लगे उसके ऊपर, ठीक है। सर को ढांप के रखिए, टोपी वैसे लगाना चाहिए, उससे भी काफ़ी सिक्योरिटी हो जाती है सर की। अच्छा, इसी तरीके से जब आप सुबह निकलें ऑफिस के लिए तो कोशिश करें कि थोड़ा अर्ली 15-20 मिनट पहले उठ जाएं, शावर लें, उसके बाद बिल्कुल आप रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, फिर अपना नाश्ता वगैरह लें ताकि आधा पौना घंटा गुजर जाए तो जिस्म ठंडा नहीं होगा, आपके जिस्म पे पानी नहीं होगा। वो जो नहाने के बाद एकदम बाहर निकल जाते हैं बाइक चलाते तो उससे भी कैफियत बिगड़ती हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा नुस्खा है, 1 चुटकी दारचीनी का सफ़ूफ़, 1 कप दूध, 1 खाने का चमचा शहद, ये रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बदलते हुए मौसम के बद असरात से आप महफूज रहेंगे। वैसे असरात तो पॉजिटिव ही होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंशाअल्लाह स्ट्रॉन्ग करेगी। 1 चुटकी दारचीनी, 1 कप गर्म दूध और 1 खाने का चमचा शहद, ये इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले ले लें। ठीक है जी, ठीक है। हकीम साहब, एक भाई ने सवाल किया है कि उनके मुंह में अक्सर और बेशतर छाले हो जाते हैं जिसकी वजह से राल टपकती है, खाया पिया नहीं जाता, और इसके साथ साथ बात करना भी मुश्किल हो जाती है। वैसे वाकई में मुंह में अगर छाले हो जाएं या छाल हो जाए जिसको हम कहते हैं, तो बात करना भी मुश्किल होता है, और अक्सर वो छाले जो हैं वो दांत के नीचे आते हैं तो वो तकलीफ भी बहुत देते हैं। तो इसके लिए कोई नुस्खा तजवीज़ कीजिएगा। साबुत हल्दी, उसको थोड़ा सा कुचल लें, ठीक है ना। साबुत हल्दी जिसको आंबा हल्दी भी कहते हैं? नहीं, आंबा हल्दी अलग है, वो एक अलग चीज़ है, उसको ना लीजिएगा। साबुत हल्दी ले लें, येलो कलर की होती है वो, ठीक है। उसको आपने हल्का सा ज़र्ब करना है किसी भी लोहे की चीज़ से, तो थोड़ा पीसेस में हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको तकरीबन 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। जब एक जोश आ जाए तो छान लीजिए, और छानने के बाद आपने उससे गरारे करने हैं, कुल्लियाँ करनी है। कुल्ली करने के बाद आपने आधे घंटे तक ना कुछ खाना है ना पीना है। ये दिन में 2 मरतबा करें। अगर मुंह में छाले हैं, ज़ख़म हो गए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि छाले ऐसे हो जाते हैं कि जिसके मुंह बन जाता है, अंदर गोल सा दाना होता है और उसका मुंह बन जाता है बीच में, तो उसको भी हील अप कर देगा इंशाल्लाह वो। अच्छा, इस दौरान कोशिश ये करें कि नरम ग़िज़ाएँ लें, सागुदाना हो गया, दलिया हो गया, दलिए में थोड़ी सी किशमिश डाल लें ताकि वो हाजिम हो जाए। तो मिर्च मसाले वाली चीज़ों से इज्तनाब कीजिए इस दौरान। अच्छा, समटाइम्स कुछ लोगों को कब्ज़ की वजह से भी मुँह में छाले हो जाते हैं, जिगर की गर्मी की वजह से भी हो जाते हैं। तो ये है कि ये तो बैरूनी तौर पर तो आप ये इसकी कुल्ली कर लेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए मैं नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ। आपने सना मक्की ले लीजिए 10 ग्राम, और इसके साथ हड़बेड़ा आंवला 5-5 ग्राम ले लें, इसका सफ़ूफ़ बना लें। रात को सोने से कबल 1 चुटकी से 2 चुटकी आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कब्ज़ भी नहीं रहेगा। अच्छा, अगर किसी को जिगर में या मैदे में हिद्दत है
तो वो तो लाजमी सी बात है कि आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। उसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जो हल्की सी मसाले वाली है तो आपको मैदे में जलन तेज़ाबियत हो जाएगी, इसका मतलब आपके मैदे जिगर में गर्मी है। ऐसे लोगों को चाहिए कि 1 कप दूध 1 कप पानी मिक्स करके, अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं, तो वो इस्तेमाल करें दिन में 3 मरतबा। खाली पेट लेंगे तो उसका जल्दी असर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जो हल्दी का गरारे बताएं और कुल्लियाँ बताई ये आपने सुबह शाम लाजमी करना है, खाली पेट कीजिएगा, ताकि अगर आपको उबकाई आए तो जो पेट में ग़िज़ा हो वो वापस ना आए। जी ठीक है जी, ठीक है। हकीम साहब, आपको पता है कि हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त को पसंद करते हैं। ख्वाह वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जवान हैं, बूढ़े, सबको गोश्त खाने की बहुत ज़्यादा तलब रहती है। यह कहना चाहिए कि एक फ्लेवर नहीं आता कि जब तक वो गोश्त ना खाए। तो कुछ ख़वातीनों हज़रात ने मैसेज किया है, कमेंट एक चीज़ चलती है वो, और साथ मैसेजेस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। वो ये हैं कि वो जब भी बड़ा गोश्त खाते हैं तो उनके मसूड़े सूज जाते हैं, ठीक है, और सूजने के बाद एक चेहरा अजीब सा, एक शक्ल सी डिफरेंट सी लगने लग जाती है। उसके बाद ना कुछ खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना खाने पीने का दिल करता है, और उसके बाद बात करना भी मुश्किल हो जाता है। ये इनकी एक्यूट पोजीशन है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है गोश्त से, भले वो चिकन ही क्यों ना खाएं। कुछ लोगों को गाय के गोश्त से होती है, कुछ को बकरे के गोश्त से होती है, और कुछ लोगों को तो गोश्त से ही होती है। तो इस किस्म के लोगों को ये चाहिए, अगर किसी भी गोश्त के खाने के बाद मसूड़े सूज रहे हैं, चेहरा स्वाइल कर रहा है, तो ज़ीरा सफ़ेद सही 1 चमचा ले लें। उसको तवा नॉन स्टिक के, आजकल तो हर घर में नॉन स्टिक के तवे के ऊपर हल्की आंच पे 1 मिनट तकरीबन उसको थोड़ा सा सेकें आगे पीछे करके, ताकि वो पूरा सिक जाए वो। उसके बाद उतना ही उसमें नमक मिलाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 चमचा चाय का ज़ीरा लिया है तो 1 चमचा आप लाहौरी नमक ले लें, उसमें मिला लें। उसके बाद उसको सफ़ूफ़ कर लें, पीस लें, घर में होती छोटी कटोरी में ग्राइंड कर लें उसको। अच्छा, अब आपने करना क्या है, रात को सोने से तकरीबन आधा पौना घंटा कबल मंजन की तरह लेके उसको दांतों के बजाय मसूड़ों पे लगा रहे हैं उंगली से, सही है, अंदर भी बाहर भी। अच्छा, जो लुआब आपको आएगा वो आपने थूकते रहना है। आधे से पौने घंटे में वो जितना भी आपने लगाया होगा वो लुआब के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपने बगैर कुछ खाए पिए सो जाना है, सुबह उठ के आप अपना ब्रश कर लें। ये रोज़ाना रात को सोने से कबल आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 से 3 दिन में ये मसला आपका हल हो जाएगा, लेकिन आपने कम से कम 15 दिन ये अमल करना है। उसकी वजह यह है कि आपके मसूड़े इस काबिल हो जाएंगे कि आइंदा अगर आप गोश्त खाएँ या कोई ऐसी चीज़ खाएँ जो कि सख्त होती है या रेशे वाली होती है, तो आपको इस किस्म की कैफियत ना हो, आपके मसूड़े इस काबिल हो जाएं कि उसको बर्दाश्त कर सकें, सस्टेन कर सकें। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और है कि 4-5 लोगों ने यही लिखा है बड़े गोश्त के मुतालिक, जिसको हम गाय का गोश्त कहते हैं, कि वो खाने से पाइल्स हो जाती है उनको। क्या ये बात दुरुस्त है? ये माइंड सेट है। अच्छा, हाँ, वैसे पाइल्स में हम खुद भी बादी चीज़ों के लिए मना करते हैं। बादी चीज़ों के लिए इसलिए मना करते हैं कि वो थोड़ी सख्त होती हैं और देर से हज़म होती हैं, और कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोगों का माइंड सेट है कि ये हो गया। अब हमारे पास एक पेशेंट आए परसों, साहिब इस्तिताअत थे माशाल्लाह। वो कहने लगे कि जी वो बकरे का गोश्त उनके आता है कीमा, और वो खाते हैं उनको मोशन हो जाता है, बाकी सब सही रहता है। अब आप बताइए, तो ऐसे भी लोग हैं। अब बताओ बकरे का कीमा बेचारा क्या करेगा, लेकिन उनको मोशन हो जाते हैं। तो वो बाहर उनका माइंड सेट है लोगों का, कुछ और कुछ नहीं है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, खा सकते हैं कलील मिकदार में, सब खाइए आप। लेकिन जब अगर आपको पाइल्स में बिलखसूस ज़ख़म हो रहे हो, खून बह रहा हो उससे, या वो फिस्टूला की तरफ चढ़ गया हो, भगंडर टाइप के हो जाते हैं जिसको नासूर भी कहते हैं, तो उस कैफियत में तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर नॉर्मल पाइल्स है तो उसमें आप नॉर्मल जितना आदमी खाता है, 1 इन अ वीक 2 अ वीक, वो खा सकते हैं। सही सही सही। अच्छा हकीम साहब, कुछ बहन भाइयों ने ये लिखा है कि हिचकी की उनको प्रॉब्लम है, हिचकी लग जाती है। अच्छा, कुछ का ये मानना है या कहना है, या फिर ये वाली बात कि उनके जहन इस चीज़ पर फिक्स हो गया, कैसा होता है, तो उन्होंने कहा है कि उनको जब भी मौसम तब्दील होता है तो बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती है, और समटाइम तो वो रोने वाली कंडीशन हो जाती है कि बात भी नहीं होती उनसे। हिचकी में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उसको किस मौसम में हो रही है। अगर गर्मियों में हिचकी हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी इलायची 2 लें, कूटें, उसको 1 कप पानी में उबालें और उसका कहवा पी लें, सही। अगर सर्दियों में हो रही है तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ी सी दालचीनी लें आप, 2-3 टुकड़े इतने बड़े बड़े, उसको 1 कप पानी में आप उबालें। उबाल के उसको, अगर शुगर नहीं है तो शहद मिला लें उसमें,
वो पीजिए, इंशाल्लाह हिचकी फ़ौरन दूर हो जाएगी। सही सही सही। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ हिचकी के साथ साथ वो आवाज़ का जो चेंज होना है, जी कुछ लोगों का ये होता है कि हिचकी कर करके गले में ज़ख्म भी हो जाता है, तो उसके लिए भी कुछ नुस्खा बता दें ताकि साथ साथ चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती जाए। मैंने भी आपसे अर्ज़ किया था हल्दी वाला। सही। तो अगर ज़ख़म खुदा खास्ता किसी के हो गया है इस तरीके से, तो वो हल्दी के गरारे करे, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ अमलतास की फली, वो ब्राउन कलर के होते हैं, इतने बड़े बड़े उसके डंडे टाइप के होते हैं, जैसे फुटरूल होता है ना स्केल, वैसा ही होता है। तो वो पंसार स्टोर पे बाहर ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो उसको आप तोड़ेंगे तो उसमें ब्लैक कलर का एक गूदा निकलता है, वो थोड़ी दूर दूर से होता है, फासले से। तो वो एक गूदा ले लें, 1 कप खौलते हुए पानी में उसको गूदे को आपने डिप कर देना है। उसको हल्का सा एक या 2 राउंड देके चमचे से उस गूदे को बाहर निकाल लेना है आपने, और उससे भी आप गरारे करें तो आवाज़ अगर किसी की बैठ गई है या आवाज़ का कोई इशू है या उसको महसूस हो रहा है कि आवाज़ थोड़ी दब के आ रही है या बलगम के साथ आ रही है और जो उसकी असल आवाज़ है वो दब गई है, वो डाइल्यूट हो गई है, तो वो फौरी तौर पे ये करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं बात आपसे और अर्ज़ करूँ कि इस किस्म की कैफियत जब भी आपको पैदा हो ना, तो आप फौरी तौर के ऊपर ये अमल कर लिया करें, तो ये होगा कि आप उस बड़े जो बीमारी है या उसकी बड़ी अलामतों से महफूज रहेंगे। वो आप वक्त के ऊपर जो है ना उसको रेमेडी दे देंगे इंशाल्लाह। हकीम साहब, ये शायद मेरे साथ भी यही मसला है और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को खांसी का मर्ज है। खैर मुझे तो अभी कुछ टाइम से है, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है कि उनको 12 महीने जो है वो ठसके के साथ खांसी आती है, फिर आती ही चली जाती है। अद्वियात हर इस्तेमाल कर ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आखिरी उम्मीद के तौर पर आपको मैसेज किया गया है कि आप कुछ नुस्खा तजवीज़ कर दें ताकि वो इस बीमारी से दूर हो जाए। वैसे वाकई में अगर आप महफिल में भी बैठे होते, वैसे समटाइम मेरा भी होता है कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठंडा पानी तर्क कर दें और मिक्स पानी भी ना पिएं, सादा पानी पिएं जब तक ये प्रॉब्लम है। अंडे के तेल से सीने पे रात को सोने से कबल मालिश करें। आजकल तो वैसे ही पंखे बंद हो गए, तो वो मालिश करके सो जाएं, चादर वगैरह लपेट के अपना। और इसके साथ एक असखर मक्की घास आती है, असखर मक्की जी, ठीक है, ये घास ले लें, ठीक है, पंसार स्टोर पे मिल जाती है आराम से। 10 से 12 उसके टुकड़े लेने घास के, सूखी हुई ग्रास होती है ये, उसको आपने पहले धो लेना है क्योंकि डस्टेड होती है ये। धोने के बाद आपने 1 गिलास पानी में इसको जोश देना है, ठीक है। जब ये 1 गिलास का 25% जल जाए, यानी सही से जोशांदा बन जाएगा, तो उसको आप छान लीजिए। अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा सा शहद मिला लें इसको आपने 3 हिस्सों में पीना है। मिसाल के तौर पर आपका 1 गिलास था, वो 75% रह गया, तो उसका 25 सुबह, दोपहर और रात 3 टाइम पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। किसी को बहुत ज़्यादा एक्यूट पोजीशन होती है तो वो 2 दिन भी पी सकता है, वैसे तो इंशाल्लाह 1-2 कहवों में काम हो जाता है अल्लाह के फजल से। सही सही सही। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल और है जो कि वाकई में मैंने भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि अंडर आर्म स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो गर्मी है सर्दी है, कोई उसका डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद जब स्मेल प्रोड्यूस होती है, समटाइम्स आप डिओड्रेंट भी भूल जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, फिर आप खुद शर्मिंदा होते हैं और लोग भी आपसे बात करते हुए कतराते हैं, तो उसके लिए कोई नुस्खा तजवीज़ करते हैं? किन्नू, उसका छिलका, कीनू उसका छिलका ले लें आप, ठीक है ना। अच्छा, ताज़ा छिलका लेना है, हाँ, वो कुछ लोग सूखे हुए भी रखते हैं, इसका ताज़ा छिलका ले लें, इतना बड़ा काफ़ी है, सही ना। वो आपने 1.25 कप पानी में एक जोश देना है उसको। जब एक बॉयल हो जाए, यानी एक दफ़ा वो उसका बॉइलिंग आ जाए, आपने छान लें। छानने के बाद जिसको शुगर है वो वैसे ही पी ले, जिसको शुगर नहीं है वो थोड़ा सा शहद मिला के उसको पिए। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के इस्तेमाल से वो उसकी जो स्मेल है अंडर आर्म्स की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अंडर आर्म का जो स्वेटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखें, अब ये तो कैफियत के ऊपर डिपेंड करता है, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब इसके लिए फिर ये है कि क्लिनिकल एडवाइस है, फिर इनसे कहेगा मुझे या तो व्हाट्सअप कर दें अपनी पूरी कैफियत सही से, अपनी एज वगैरह भी बता दें, और इसके अलावा कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं वो किसी भी किस्म की, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, उससे भी ये होता है। अक्सर वैसे मैंने सुना है कि जो बीपी का यूज़ कर रहे होते हैं बीपी मेंटेन करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो फिर आपको मेडिकल हिस्ट्री पूरी आपको बतानी पड़ेगी। मैंने इसलिए अर्ज़ किया ना कि जर्नलाइज तो हमने एक नुस्खा बता दिया जिसको होती है, लेकिन ये है कि अगर स्पेसिफिक कुछ इशूज़ हैं तो उसके लिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस पर मैं करता हूँ कि कोशिश ये होती है कि व्हाट्सएप के ऊपर ही उनको रिस्पॉन्स दे दें, क्लिनिक उनको ना आना पड़े।
कुछ जो लाजमी जिनके लिए ज़रूरी होता है कि उनकी क्लिनिकल एडवाइस होती है, उनको बुला के रिपोर्ट्स भी उनकी होती हैं, कुछ उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी होती है, तो फिर उनको हम बुला लेते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे जवाब दे देते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसी के साथ साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रोग्राम में अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है या फील करते हैं कि ये चीज़ थोड़ा सा नुस्खा मुझे समझ नहीं आया, तो रिपीट में प्रोग्राम ज़रूर देखिए। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो हकीम साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है और आप बिल्कुल उस पर रब्ता कीजिए, हकीम साहब से सही राय जानिए। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे मज़ीद सवालात के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब खुश आमदीद, और प्रोग्राम में फिर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। और जिस तरीके से मौसम तब्दील हो रहा है तो चीज़ें जो है वो आपको डिफरेंट आती हैं, हर मौसम के साथ बीमारी भी डिफरेंट होती है, कैफियत भी डिफरेंट होती है। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है उनके पट्ठों में जो दर्द है, वैसे तो उनको रहता है पट्ठों का दर्द, लेकिन शिद्दत अख्तियार कर गया और अब ऐसा लगता है कि उनकी हड्डियां भी चूर चूर हो रही हैं, हड्डियों में भी दर्द रहता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई नुस्खा तजवीज़ करें। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वैसे तो इस किस्म के मरीज़ों को जब महसूस हो मौसम की तब्दीली में कि जिस्म में उनके दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो वो कोशिश ये करें कि एक टाइम, कोई ऐसा वक्त कि जब शावर लेने के बाद वो कम से कम 1 आध घंटा घर में बैठ सकें, नमक के पानी से लाजमी नहाएं। ठीक है ना। उसका तरीक़ेकार, अब तो हर घर में गीज़र है, तो थोड़ा सा नमक लेके बाल्टी में गर्म पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लें, उसके बाद उसका मिक्सर करके गर्म ठंडा, और फिर उससे नहा लें। तो ये एक तो अमल ये है, ज़रूरी है, इसको कर लें। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, 2 अदद नर छुआरे 1 पाव दूध में इसको उबाल लें। सुबह के टाइम उबाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। उबालने के बाद उन छुआरों को उस दूध में ही रहने दें। ठीक है। शाम में तकरीबन 9, 10, 11 बजे जब वो खाना वाना खा लें अपने, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद उसको हल्का सा गर्म करके दोनों छुआरे खा के दूध पी लें। सोने से 1 घंटा पहले ये काम कंप्लीट कर लें ताकि 1 घंटे में वो हज़म हो जाए। कम से कम 15 दिन ये करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। जिसको शुगर है वो वैसे ही ले, और जिसको शुगर नहीं है वो थोड़ा शहद मिला सकता है। एक बात और, ख़वातीन भी इसको ले सकती हैं, लेकिन उसकी तादाद कम कर दें। मिसाल के तौर पर मर्द 2 नर छुआरे और 1 पाव दूध ले रहा है, तो हमारी माएँ बहनें जो हैं वो 1 नर छुआरा और 1 कप दूध लें, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनके मैदे में कमज़ोरी है, ये क्या है, ये तो आप बताएंगे। ठीक है, कि वो कुछ भी खाते पीते हैं तो हल्का मसाला खा लिया या थोड़ा सा तेल वाला खा लिया तो ऐसा मैदे में दर्द शुरू होता है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और उसी डर से उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और इतने कमज़ोर हो गए कि अब लोग ये कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या मसला है, तुम खाते पीते क्यों नहीं हो। कहते लेकिन लोग समझते नहीं कि अगर मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे मैदे में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है? इनको अल्सर होगा, एच पायलोरी। ओके। अच्छा, होता ये है कि इनके मैदे की जो किवाड़े हैं, जो परत है, वो इतनी सेंसिटिव हो गई होंगी और यकीनन हो गई हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी गर्म ठंडा खाएं उनको लगता है। इस किस्म के मरीज़ों को ये चाहिए कि सौंफ और गुल सुर्ख यानी गुलाब की पत्तियाँ, इसका कहवा कम से कम दिन में 2 से 3 बार पिएं। इसके साथ साथ मस्तगी, वो छोटे छोटे से दाने होते हैं बिल्कुल लाइट येलो, वो ले लें। 5 से 6 दाने, जैसे च्युइंगम चबाते हैं ना, वो च्युइंगम ही हो जाती है जब चबाने शुरू करते हैं। उसको आप चबाते रहें और जब वो बिल्कुल घुल जाए, थोड़ा बहुत रह जाए तो उसको निगल लें। ये सुबह शाम तकरीबन 5 से 6 दाने रोज़ाना इन्होंने चबाने। 1 महीना ये कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम लोग अद्वियात लेते हैं, हम लोग रेमेडीज़ करते हैं, लेकिन परहेज़ नहीं करते। परहेज़ आधा इलाज है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप आजकल के दौर में तो 60-70% है। हाकिम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनका बेबी जो है वो पहला ऑपरेशन से हुआ था और उसके बाद बेबी तो माशाल्लाह नॉर्मल है, उनका वो खुद भी ठीक है, लेकिन उसके बाद अब कैफियत ये है कि वो बहन जब बैठकर उठती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी गर्दन दबा दी और आंखों के आगे अचानक से अंधेरा आ जाता है। उनको आसाबी कमज़ोरी है। सही।
ठीक है ना। अच्छा, बेबी इनका नॉर्मल हुआ ऑपरेशन से? ऑपरेटेड है। ऑपरेट है, अच्छा। तो इस किस्म की ख़वातीन जिनको ऑपरेट होता है उनका HB लेवल भी डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब 2 दरख्वास्तें हैं इनसे। एक तो ये अपनी जितनी साबका रिपोर्ट्स हैं वो मुझे ज़रा व्हाट्सएप कर दें, मैं फिर नुस्खा इनको तजवीज़ कर दूंगा। लेकिन कोशिश ये करें कि ये परिंदों की यखनी जो है ना वो सुबह शाम लाजमी पिए, मौसम ठंडा है और बच्चे को भी इससे तक़वियत होगी। इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ाओं में फलों की तादाद बढ़ा दें। दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद फल मौसमी ज़्यादा खाएं। वैसे अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेज दें, इनका वैसे इलाज होगा, इनको अद्वियात दी जाएंगी। ठीक है जी। हकीम साहब, एक सवाल यह है कि आपने हमेशा प्रोग्राम में बोला है कि रेगुलर जो प्रोग्राम देखते हैं भाई, उन्होंने कहा कि आप परिंदों की यखनी बोलते हैं, आपने कभी बताया नहीं परिंदे होते कौन से हैं? परिंदे तो बहुत सारे हैं, तो किसकी यखनी पीनी चाहिए? देखें, हमारे यहाँ तो तीतर बटेरी मिलता है, बस वही ले लें। बाकी चीज़ों में हम जाएंगे कि भाई मुर्गा भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो फिर दस्तरस से बाहर हो जाएगा। जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले लीजिए। ठीक है। मतलब वो मुझे भी थोड़ा सा ही था कि मैंने कहा क्लियर कर देना चाहिए बात, हमें भी याद नहीं रहता। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनका जो पहला बेबी है वो ड्यू टू सम प्रॉब्लम उनका सीजर हुआ है, तो क्या दूसरा बेबी भी सीजर होगा? वो इस डर से भी कंसीव नहीं करना चाह रही कि उनका बच्चा छोटा है, उनको तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सीजर हो जाता है तो फिर एक बेड रेस्ट है और सब कुछ है। तो क्या उनका दूसरा बेबी नॉर्मल हो सकता है या नहीं, क्योंकि पहला सीजर हुआ तो दूसरा भी सीजर मस्ट है? देखिए, बहुत कम केसेस में देखा गया है कि फर्स्ट बेबी अगर सीजर है तो सेकंड नॉर्मल हुआ हो। ये शाज़ व नादिर 100 में से 1 होता है। तो ये है कि अल्लाह खैर करने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह की देन है। और अपने मामलात को बेहतर समझते हुए आगे चलें, ग़िज़ा भरपूर लें और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ साथ जो उनकी गायनोकोलॉजिस्ट उनको सजेस्ट करती हैं उसका इस्तेमाल लाजमी रखें। आजकल तो बहुत सी पेटेंट वो दे देते हैं जिससे कम वक्त में ज़्यादा रेमेडी हो जाती है, तो उसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है, देखो बेटा, बेबी अल्लाह की देन है, सही ना। अब अगर आप डरें, खौफ खाएं, इससे कुछ नहीं होना। तो जो नसीब में लिखा होगा, बस अल्लाह पाक से आप अच्छे की दुआ करें। आमीन आमीन। हकीम साहब, एक चीज़ और, एक बहन ने लिखा है मसला, अच्छा ये आपने इसको डायग्नोस करना है कि ये रूहानियत है या ये हिकमत से भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि मुझे सवाल पढ़ के थोड़ी सी तशवीश हुई है कि उन बहन के घर में चौथी बेटी पैदा हुई है। अब उनकी जो सास मोहतरमा है और उनके जो मियाँ के बड़े भाई यानी जेठ मोहतरम हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर अब बेटी हुई तो बेटियों समेत तुम्हें घर से निकाल देंगे और तलाक दे दी जाएगी, ठीक है। तो वो ये कह रही हैं कि क्योंकि उनकी बेटी अभी छोटी है, लेकिन उनके मियाँ ने कहा है कि हम एक दफ़ा और इस पर अमल पर जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई इलाज है या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे अल्लाह ताला उनको बेटे जैसी नेमत से नवाजे? बिल्कुल इलाज है, इसके लिए माजूनात आती हैं, कुछ अद्वियात दी जाती हैं। तकरीबन 3 माह से 6 माह का ये कोर्स होता है, हो जाता है। अल्लाह के फजल से कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सर-ए-दस्त इनके लिए अर्ज़ कर दूं, क्योंकि हर आदमी इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल लाजमी पढ़ें। हमारे शेख साहब हकीम तारिक कादरी जहांगीरी साहब फरमाते हैं कि सूरह मुज़म्मिल का पढ़ने वाला ला वलद नहीं होता, यानी उसको बेटा ज़रूर होता है। और हमने देखा है, तो हमारी एक मुरीद हैं, उस बच्ची को हमने इसका अमल करवाया था, तकरीबन 36 दिन उसने पढ़ा था। उसके बाद वो काफ़ी टाइम बाद जब मुलाकात हुई तो उनकी गोद में बेबी था, माशाल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा सेकंड बेबी था, पहले बेटी थी उसके, तो छोटी बच्ची है वो भी। तो मैंने बोला, अरे भाई मैं ये माशाल्लाह कहने, बस उस्ताद साहब कहती होगी, उस्ताद साहब ये अभी कोई तकरीबन 2 महीने हुए। मैंने कहा बेबी बॉय है, बेबी गर्ल कहने, उस्ताद साहब बेबी बॉय। फिर मैंने उसको बताया, मैंने तुमसे अमल करवाया था ना मुज़म्मिल शरीफ का। तो 36 दिन उस बच्ची ने पढ़ा माशाल्लाह, और बहुत रात का टाइम उसका पढ़ने का था, और कुछ उसकी मखसूस उसकी खुशबू थी, वो जलानी होती है। तो उस बच्ची ने पढ़ा, अल्लाह कबूल करे, उसको और बरकतें अता फरमाए। तो ये हमने देखा है कि इसका पढ़ने वाला लावलद नहीं होता, और हमारे शेख साहब की दुआ भी है। तो हर नमाज के बाद 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल उनके हस्बैंड भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। बाकी ये कि थ्रेट करना इस तरीके से उनकी सास का या जेठ का, ये नापसंदीदा अमल है, इसकी इस्लाह ज़रूरी है। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और है, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं इसी तवज्जुह से काफ़ी ऐसी बहन बेटियां हैं जो कि इस चीज़ का आज भी शिकार हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी।
कि जो इस चीज़ को कहते हैं कि बेटी तुमने पैदा की है। हालांकि मैंने जितनी मेडिकल साइंस पढ़ी है, बेटी या बेटा होने का जो भी पूरा कहते हैं ना कि सरा है वो मियाँ के सर पर जाता है। तो ये कितने हद तक बात सही है, थोड़ा सा बताइएगा। और अगर इलाज होता है तो वो मियाँ का होगा या बीवी का होगा? देखिए, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। XY क्रोमोसोम का वो एक पूरी इसका सिलसिला है, एक तरीक़ेकार है, एक उसकी थ्योरी है। सरदस्त दरख्वास्त ये है कि सम टाइम्स मियाँ और बीवी दोनों का इलाज होता है, सम टाइम्स सिर्फ मियाँ का इलाज होता है। लेकिन 80% हमने आदमी का ही इलाज किया है, यानी मर्द का। तो ये आप इसको देख लें, औरत का बहुत कम इलाज होता है इस ज़मन में, मर्द का ही होता है। लेकिन ये कि साहब रिपोर्ट्स चेक करने के बाद फिर ये फाइनल होता है कि क्या करना है। हकीम साहब, एक मसला ये है, भाई ने लिखा है कि उनको बवासीर के जो मस्से हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, बैठना भी प्रॉब्लम करता है उनको, और साथ साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब भी वो बैठते हैं। और क्योंकि मेल हैं, उनको जॉब तो करनी है, तो वो क्या करें? दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और रात, ये फिटकिरी इसका सफ़ूफ़ बना लें, और जब रिफ़ा हाजत से फ़ारिग हों तो मुतासिरा जगह के ऊपर इसका महलूल लगाएं। कम से कम 2 लोटे जो है ना पानी बहाएं उस मुतासिरा जगह के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो ऑफ़िस जाने लगें या नहीं अगर उस वक्त कर सकते तो कम से कम रात को सोते वक्त देसी शहद का मोम आता है, मार्केट में आराम से मिल जाता है, उस मोम को लेके आएँ, किसी बर्तन में एक दफ़ा उसको मेल्ट कर लें, वो पूरा पिघल जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। रात को सोने से कबल उस मुतासिर जगह पर भी उसको लेप कर लें, तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में इनका ये मसला हल हो जाएगा। दवाएं खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बैरूनी तौर पे हमने कर दिया। अंदरूनी तौर पे, क्योंकि लाजमी सी बात है, ये सब चीज़ें अंदर से निकल के बाहर आई हैं, बाहर का मसला नहीं है ये। अब अंदरूनी तौर पर उसका ब्लड भी चेक करना है कि उसके खून में फसाद तो नहीं है, उसकी रंगत देखनी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखना है उसको इचिंग तो नहीं होती पूरे जिस्म में कहीं पर। इसके साथ एक मसला और भी है कि कब्ज़ तो नहीं है, उसको मुंह से बू तो नहीं आ रही है, मैदा उसका सुस्त काम तो नहीं कर रहा है। तो इस किस्म के मरीज़ों को हम इसीलिए क्लिनिक बुला लेते हैं कि बहुत सारे इनसे सवालात होते हैं, उसके बाद बताते हैं। जनरली जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करा, यह अवामी बात है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई इस्तेमाल करे। सही। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोगों का ये मसला है जिन्होंने लिखा है कि बैठे हुए हैं, किसी पोजीशन में भी बैठे हुए हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, तो हाथ सुन हो जाते हैं। कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो एकदम से हाथ उल्टा या सीधा सुन हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात और ये सही कैसे होता है? इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली, खून की कमी। खून की कमी से भी हाथ पैर सुन होते हैं। दूसरा, खून में गाढ़ापन। जी। अब यह है कि ये अलामतें पूछ के फिर उससे पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, अब जिसको खून की कमी है उसकी अलामात अलग होंगी, उसकी कैफियत अलग होंगी, और जिसके खून में गाढ़ापन है उसकी अलामात दूसरी होंगी, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट। लेकिन हो ये रहा होगा कि बैठे हुए हाथ सुन हो गया, पैर सुन हो गया, एक साइड पे सो रहे हैं तो वो साइड सुन हो गई। सही सही सही। अच्छा, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि वो आदमी जब सोता है, सो के उठता है या रात में आँख खुलती है, तो वो हिस्सा ही पूरा जो है ना ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा है, और वो शोर शराबा शुरू कर देते हैं। जैसे अभी पिछले हफ्ते हमारे पास एक केस आया, तो वो खातून बता रही थी, कहने की कि इनके साथ यही हुआ और ये समझे खुदा न खास्ता इनको फालिज हो गया। अब इनकी आँख खुली तो वो उनका जो है वो जो राइट साइड थी, राइट साइड पे सो रहे थे, तो हाथ और पैर इस बुरी तरीके से सुन हो गया था कि वो हिल नहीं रहा था, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी होता है। तो ये है कि इसके लिए है कि आप क्लिनिक पे तशरीफ़ लेके आएँ, कुछ कैफियत पूछ के, तो फिर उसके हिसाब से डायग्नोस करके फिर मेडिसिन दी जाएंगी। मेडिसिन इन एनी केस, खून कम हो या खून में गाढ़ापन हो, मेडिसिन इन दोनों कैफियत में देनी है। ये टोने टोटके का काम नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और है कि सर्दी में होंठों की रंगत स्याह हो जाती है, और लड़के आजकल तो वैसे लड़के भी इसी फॉर्म में है कि उनकी जो होंठों की रंगत है, क्योंकि ऑन दो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन रंगत जो है वो थोड़ी स्याह की तरफ जा रही है। तो इसके लिए कोई नुस्खा तजवीज़ करें ताकि मैं भी इस्तेमाल करूँ? ये फसाद खून की वजह से होता है। फसाद में लड़ाई, मतलब लड़ाई से मुराद ये कि खून का कुछ इशू होता है। ठीक है ठीक है ना। अब उसकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो पूरा प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, बल्कि आपको 2 करने पड़ जाएंगे। बस इसका हल बता देता हूँ मैं। नीम के पत्ते साफ़ सुथरे ले लें, 5 पत्ते, उसको उबालना है 1 कप पानी में। उबालने के बाद उसको नीम गर्म पीना है छान के। अगर शुगर नहीं है तो शहद मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। नीम गर्म ना पीना हो तो उसको थोड़ा सा और ठंडा कर लें ताकि एक ही सांस में सारा पी जाएँ। वो थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सुबह शाम पिए, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, 1 महीने में फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मुरगन और तेज़ मसाले वाली चीज़ें या
तेज़ पोटेंसी की अद्वियात उसके खाने से भी होता है। अब वो आप देख लीजिएगा कि आपका उसमें मसला क्या है। अगर आप तेज़ पोटेंसी की दवाएं खा रहे हैं तो कोशिश करें कि फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसके साथ साथ दूध लाजमी लें उन अद्वियात के साथ। अगर आप मुरगन मिर्च, तेज़ मिर्च मसाले की, गर्म मसाले, ये वो इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी भी इस्लाह करें। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ हकीम साहब वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे। अब बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला शुरू होगा जिसको हम कहते हैं रूहानियत का। रूहानियत में वही सवालात होते हैं जो कि आपको मसला दरपेश होता है, लाहक होता है, लेकिन उसको दुनिया मानती नहीं है। तो हकीम साहब से जानेंगे उन मसलों का हल। देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। खुश आमदीद जनाब। प्रोग्राम में सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं रूहानियत का। रूहानियत में वही सवाल जो आपको मसले दरपेश होते हैं। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनका बच्चा 3 साल का है और वो अक्सर रोता रहता है, लेकिन रात में यानी मगरिब के बाद ये कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब रात अंधेरी होती है ज़्यादा तो बच्चा मुसलसल रोता है और बहुत ऊंचा ऊंचा रोता है, जिसकी वजह से उसके वालिद साहब भी बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं और क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है तो समझ नहीं आ रही। अद्वियात भी दे दी, डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। का मसला रूहानी है। ये इनके साथ रात को 8 बजे से 11 बजे के दरमियान ये कैफियत इस बच्चे के साथ ज़्यादा होती होगी। ये मखसूस अमल के ज़रिए कुछ इनके साथ किया गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हरमल ले लें, उसके ऊपर सूरह फलक और सूरह नास मिला के पढ़नी, 11 आयतें और 11 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, दम करें, उसके बाद उसकी धुनी उस बच्चे को जैसे ही मगरिब की नमाज से फारिग हों उसको बच्चे को धुनी दें। अच्छा, रोज़ाना हरमल के ऊपर आपने यही चीज़ पढ़नी है, कम अज़ कम 21 दिन तक उसको धुनी देनी है बच्चे को। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मसला इनका हल हो जाएगा। ठीक है लेकिन सर, ये अवामी इसकी इजाज़त है? इजाज़त इसकी तरफ फ़ोन करके ले लें या व्हाट्सएप पे ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो उसका नाम, वालदा का नाम पूछ के, समटाइम्स ऐसा होता है कि केस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, तो वो जब छेड़छाड़ करते हैं तो उस बच्चे की या उनके घर वालों की कैफियत और बिगड़ना शुरू हो जाती है, तो कैफियत देख के बता दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मसला हो तो फिर हम उसको सदका भी साथ में बता देते हैं, और अगर कुछ और पोजीशन होती है तो फिर वो देख के उस हिसाब से ही उनको फिर डायग्नोस किया जाता है। इजाज़त तलब कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हकीम साहब, एक बहुत डिफरेंट सा मसला सामने आया है कि एक खातून ने लिखा है कि उनकी बच्ची 3 साल से इम्तिहान से कबल बीमार हो जाती है, बहुत मेहनत करती है और फिर जब नतीजा आता है तो वो फेल हो जाती है, और फिर उनको सोर्स लगवा कर या बातचीत करके बच्ची को प्रमोट करवाना पड़ता है, क्योंकि वाकई में बच्ची मेहनत करती है और उसका जो उसने याद किया है वो उनको टेस्ट भी देती है घर पे, लेकिन फाइनल इम्तिहान में फेल हो जाती है। ये कुछ समझ नहीं आई बात। ये बंदिश लग रही है इस बच्ची के ऊपर। इसका ज़रा मुझे नाम और वालदा का नाम ज़रा दीजिएगा, मैं चेक करके अभी आपको फिर बता दूंगा। वैसे इस किस्म के लोग जिनके साथ ये मसला दरपेश हो, उनको चाहिए कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82 9 मरतबा पढ़ें, पानी पे और नमक के ऊपर। ठीक है, ये अमल कम से कम 40 दिन तक करना है। पानी पे और नमक पे एक बोतल पानी की बड़ी लेके रख ली और नमक की एक डब्बी उसको रख लिया, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद दम करा, बच्ची को पानी पिलाएं और नमक सारे घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खाना वगैरह पकता है उसमें डालें। अच्छा, रोज़ाना उसी नमक के ऊपर पढ़ना है और पानी की बोतल उसी पे पढ़ना है, पानी उसी में से पिलाना है बच्ची को। पानी कम हो जाए तो पानी और डाल लें, नमक कम हो जाए तो थोड़ा सा उसमें और मिला लें, उसके बाद हिला लें। 40 दिन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। और 40 दिन के बाद अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये कैफियत सेम रहती है तो फिर ये रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह फिर देख लेंगे क्या है। वैसे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हकीम साहब, एक सवाल एक बहन ने किया है और बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ कि उनके जो खाविंद है वो किसी और औरत के चक्कर में है और जो कमाते हैं वो उसकी औरत को देते हैं, बच्चों समेत उनको नज़रअंदाज करते हैं। और एक फ़िक्रा जो वो बोलते हैं, उन्होंने कोट भी किया, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन बोलना ज़रूरी कि तुम ज़िंदगी का बहुत बड़ा अजाब हो, जो कि उनकी ज़िंदगी में उनकी मलका थी। तो उन्होंने कहा है कि मेरी रहनुमाई करें, मेरी मदद करें, मेरे घर को बचाएं। बात यह है कि आसूदगी जो है ना जी जी, वो होना नेमत भी है और किसी के लिए ज़हमत भी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो लोग आसूदा हाल हैं और जिनके अज़दवाजी मामलात अच्छे चल रहे हैं, नफिल पढ़ें बाकायदा, बल्कि मैं तो अर्ज़ करूँगा शुक्राने के।
होता ये है कि भाई अपने माली मामलात को बेहतर करने के लिए कुछ लोग शॉर्टकट मारते हैं। इन साहब को लामौला, बल्कि मैं कहूँगा यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ खिलाया होगा तो दूसरी खातून ने, जिसकी वजह से ये साहब इनका रुझान उस तरफ माइल हो गया है। आजकल ये मसाइल बहुत हो रहे हैं, महीने में 2-3 केस ये लाजमी आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। इसमें ख़वातीन को भी चाहिए कि अपने शौहर को मुकम्मल वक्त दें, उसका ध्यान करें, जब वो घर पे हों तो उनकी केयर करें अच्छी तरीके से। बहरहाल अल्लाह खैर करने वाला है, आप परेशान ना हों बेटी। कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप करें, अल्लाह ने चाहा तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। काला दाना आता है वो ले लीजिए, उसके ऊपर आपने सूरह बकरा का वो आखिरी रुकू है ना, आमन रसूल से, वो पढ़िए। 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक सूरह नास 11 मरतबा पढ़ें मिलाकर, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82 ये भी मिला के 11 मरतबा पढ़ें। ये पूरा एक नुस्खा हो गया है। इसको पढ़ें काले दाना के ऊपर और दम करें। दम करने के बाद घर में धूनी दें। सुबह और शाम 2 टाइम आपने घर में धूनी देनी है, इसी नीयत से देनी है कि आपका ये मसला हल हो जाए, ठीक है ना। कोशिश ये कीजिएगा आपके हस्बैंड के आने का टाइम हो उससे कुछ 15-20 मिनट पहले ये धूनी दे दें, ताकि जब वो एंटर हो तो वो इसको इनहेल करेंगे तो इंशाल्लाह वो उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा। ये 21 दिन तक करें और फिर मुझे कैफियत से आगाह करें। लेकिन यह है कि मामला ये बिठाला है और बड़े सॉलिड तरीके से बिठाला है जिसने भी किया है, लेकिन अल्लाह खैर करने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। हकीम साहब, एक भाई ने मैसेज किया है और उनका मैसेज मैं देखकर पढ़ूंगा क्योंकि उन्होंने पूरी तफसील के साथ आपको मैसेज किया कि मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं मैनेजर हूँ, मेरी 36 साल उम्र है, मेरे रिश्ते में ये रुकावट है कि लोग मुझ पर हंसते हैं और मैं 36 साल का होने के बावजूद 28 साल से ज़्यादा का नहीं लगता। बहुत गोरा रंग है मेरा, अच्छे नक्श हैं, घर और गाड़ी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जहाँ रिश्ते के लिए जाते हैं, नाम लेते हैं तो बात चलती है, लेकिन जैसे ही तस्वीर दिखाते हैं अगले मना कर देते हैं। बंदिश की हुई है इनके ऊपर, क्योंकि भाई ने बहुत तफसील से लिखा और मैंने आपको बताया, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि तफसील बताएं। बात यह है कि ज़ीशान किसी भी जगह रिश्ते के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो इन साहब में सारी हैं। ज़ाहिरी तौर पर कोई भी शख्स ये सुन के अपनी बहन बेटी के लिए फ़ौरन आमादा हो जाएगा कि ठीक है जी ये रिश्ता मंजूर है। मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, गाड़ी भी है, सब चीज़ें, और आप बता रहे हैं कि अपनी उम्र से कम भी लगता है, इसका मतलब मेंटेन्ड है, ठीक है ना, अपनी फिजिक का डाइट का ख्याल भी रखता है। अब जो चीज़ें आजकल एक अच्छे रिश्ते के लिए दरकार होती हैं वो सारी तो इस बच्चे में है, फिर क्यों नहीं हो रहा? सही। अच्छा, ये मामला ऐसा होता है क्योंकि ये भी कोई पहला केस नहीं है, ख़ानदान के ही लोग होते हैं, मिलने मिलाने वाले लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जी यहाँ से हमारा रिश्ता चला जाए, तो वो ये काम कर देते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से होता है, समटाइम्स लड़के वाले करवाते हैं लड़की के लिए और समटाइम्स लड़की वाले करवाते हैं लड़के के लिए, तो उसमें परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये सुर्ख रंग का आता है, ये लाल लोबिया, ठीक है, लाल लोबिया, ये इनका नाम मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वज़न बता दूंगा। उतना ग्राम लेके मंगल के रोज़ अपने ऊपर से उतारें, और उतारने के बाद चौराहा होता है ना, 4 रास्ते जो निकल रहे होते हैं, उसके बीच में जाके इन्होंने रख देना है, ठीक है ना। उसकी गिनती भी बता दूंगा मैं कि कितनी मरतबा उतारना है। ये 7 मंगल इन्होंने करना है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद इनका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये कोशिश करें कि अब सफ़ेद और पीली चीज़ किसी के घर पे ना खाएं, और अगर कहीं खाना मकसूद हो तो 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार के फिर खा लें, अल्लाह रहम करने वाला है इंशाअल्लाह। लेकिन यह है कि मसला है ये। सही सही सही। अच्छा हकीम साहब, एक बहन और एक भाई ने लिखा है कि वो नेक नियति से किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी वो बात करते हैं उसका इल्ज़ाम ही उनके सर पे आता है, नाम नेकी कोई नहीं आती। तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा हमें बता दें कि हम कुछ पढ़ के अपने ऊपर दम करें कि चीज़ें सही होती चली जाएं। इसके लिए पढ़ने की नहीं, इसके लिए खामोश रहने की ज़रूरत है। जब तक आपसे पूछा ना जाए मशवरा ना दें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी मशवरा देने की? सही सही ना। जो लोग इजाफी चल रहे होते हैं ना, एक घर आगे जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, उनके साथ यही होता है। अगर आपसे कोई मशवरा मांग रहे तो आप दें। आपसे किसी ने मशवरा मांगा नहीं है, आप उसको एडवांस में बता देते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि जी ये प्लांटेड है, ये इन्हीं का किया हुआ है। सही सही सही। और अब इनके हाथ से चीज़ निकल गई तो इन पे बुराई ना, इसलिए हमारा जहन पहले से बना रहे हैं। तो ये रवैये की बात है।
लेकिन फिर भी अगर जिक्र लेना चाहें तो मैं बता देता हूँ, 313 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, इसी नीयत से कि वो ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों से और ज़ाहिरी बातिनी बुराइयों से महफूज रह सकें। ये पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन दरख्वास्त वही है कि बस गैर ज़रूरी जो है ना, वो किसी को मशवरा देने से गुरेज करें। सही है। इसी के साथ हकीम साहब वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी और इसी तरीके से सवालों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जो लोगों को मसले दरपेश होते हैं और आप उसका हल बताते हैं, इसकी जज़ा अल्लाह ताला आपको देगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त, और सिंपल सी एक बात कि आप किसी का घर तोड़ते हैं तो इस बात की आप यकीन दहानी कर लें कि कुछ अरसा या कुछ टाइम बाद आपको तोड़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा और आप उस सिमत में टूटेंगे जहाँ से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इस बात को याद रखेंगे, ज़िंदगी बहुत आसान गुजरेगी। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।